जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए एक ऐसा पूरा संभावित एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर साथियों देखेंगे जो आपके पहले दिन के लिए साथियों सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि पहले दिन और पहली शिफ्ट में कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपको बताने आया हूं। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीटली तौर पर खत्म करेंगे, यानी कि पूरा निचोड़ देखेंगे पूरे सिलेबस का। तो हिंदी भी होगी, जीके जीएस करंट अफेयर भी होगी और रीजनिंग भी होगी और साथियों मैथ्स भी होगी। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं साथियों, हिंदी के सबसे पहले मैं आपको पूरे के 20 सवाल कराऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप टारगेट ये करिएगा कि इसमें से कम 11 से 12 सवाल आपके बिल्कुल सही होना चाहिए और हर हालत में साथियों इतने सवाल सही होना चाहिए। इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम सवाल आपके सही नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। तो प्रशंसा कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा साथियों, प्रशंसा की अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। कहने के शुक्ल का साथियों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए, अगर यहां पर नीला लिखा हुआ है, मान लीजिए नीला लिखा है, तो अगर नीला का विलोम पूछा जाए तो आपको साथियों पीला बताना है। नीला का विलोम पीला हो जाएगा। अगर पीत का विलोम पूछा जाए तो अपीत आपको बताना है, पूछा जा सकता है। अगर श्वेत का विलोम आपसे पूछा जाए साथियों तो आपको श्याम बताना है। लेकिन अगर आपसे शुक्ल का विलोम पूछ लिया जाए तो साथियों आपको कृष्ण बताना है। तो सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि पापड़ बेलना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना, बिल्कुल साथियों बहुत श्रम करने को कहा जाता है कहीं ना कहीं पापड़ बेलना। उसके बाद देखिए एक शब्द दे रखा है कुलीन। तो कुलीन के लिए साथियों जो एक वाक्य होगा पूरा वो कौन सा होगा मुझे बताइए। देखिए, अगर हम यहां पर साथियों बात करते हैं जो क्षमा के लायक हो, जो क्षमा के लायक होता है उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको क्षम्य कहा जाता है। छात्रावास में रहने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? अंतावासी कहा जाता है। क्या? अंतावासी कहा जाता है साथियों छात्रावास में रहने वाले को। जो अच्छे कुल में जन्मा हो साथियों उसको क्या कहा जाता है? उसको ही कुलीन कहा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो विदेश में रहता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग साथियों अप्रवासी कह सकते हैं। तो जितने मैंने आपको बताए हैं इतने आप लोग कम से कम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज अंताक्षरी की प्रतियोगिता नहीं होगी। आज अंताक्षरी की प्रतियोगिता या अंत्योष्टि या अंत्योदय, यानी कि यहां पर कौन सा शब्द आएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा अंताक्षरी आएगा। और अंतराक्षरी कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए साथियों एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों और आप लोग बताइएगा कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को साथियों क्या कहा जाता है? आदित्यका कहा जाता है। तो आदित्यका कौन से ऑप्शन में? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अच्छा, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को। जो ढका ना गया हो उसको क्या कहा जाता है? आगत पतिका उसको कहा जाता है जो ढका ना गया हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, इसमें दिक्कत की अगर बात करें या कैसे क्या है? गुरुजनों पर रखनी चाहिए श्रद्धा, सब कुछ बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो उन्मीलित कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है उन्मीलित ऐसे लिखा जाता है। जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब क्या होता है? तो साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या उपाय करना। तो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाता है तो उसको कहा जाता है जूतियों में दाल बांटना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आंख को पता, देखिए लोचन कहते हैं, अक्षी कहते हैं, चक्षु कहते हैं साथियों, और दृग भी कहा जाता है। यह हग नहीं साथियों, यहां पर दृग लिखा होना चाहिए क्योंकि दृग, लोचन, नयन ये सब आंख के ही पर्यायवाची होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अंबु की अगर बात करें, अंबु का मतलब क्या होता है साथियों? जल होता है। धनुष की अगर बात करें, धनुष का मतलब क्या होता है साथियों? धनुष का मतलब राक्षस होता है। ये सारी जानकारी आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द साथियों चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज होता है। अगला सवाल खाली जगह वाला सवाल है। कह रहे कि हमारे गांव में एक तालाब की स्थापना। तालाब की स्थापना थोड़ी ना होती है, घर की स्थापना भी नहीं होती है, निर्माण होता है, दुकान की स्थापना, मंदिर की स्थापना होती है। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत में अनेकों राज्य हैं, रेखांकित शब्द कौन से कारण से वाक्य अशुद्ध है मुझे बताइए। चलिए देखिए,
भारत में अनेकों राज्य हैं ये नहीं होना चाहिए था, भारत में अनेक राज्य हैं ये होना चाहिए था। यानी कि ये जो बहुवचन हो गया है इसका ये एक वचन होना चाहिए था। तो मैं कहूंगा यहां पर वचन संबंधी गलती होगी, बहुवचन की जगह एक वचन यहां पर आएगा, अनेक शब्द आएगा अनेकों की जगह पर। उसके बाद देखिए वकीलों ने कागजात की दर्शन की, सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया या जांच की। तो कागजात की साथियों जांच होती है, तो वकीलों ने कागजात की जांच की ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए करके जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो यहां पर अगर बात करें उसको तो साथियों पारदर्शी कहा जाता है, जिसके पार देखा जा सके, ठीक है ना, जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो देती है थोड़ी ना आना चाहिए, देता है आना चाहिए। तो दिक्कत साथियों 3 वाले में है, तो 3 आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए इंद्र का आपसे पूछा जा रहा है समानार्थी शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो इंद्र के तो बहुत सारे समानार्थी हैं, लेकिन इसमें से अगर बात करें तो वासव शब्द जो है ना ये इंद्र का ही साथियों समानार्थी है। उसके बाद देखिए पानी फेर देना, किसी भी काम में पानी फेर देना, जवाब न देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना, बिगाड़ देना, यानी कि काम बिगाड़ने को कहा जाता है। भाई तुमने तो बिल्कुल पानी फेर दिया। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रही कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथ उसको अनाहूत कहा जाता है, जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि कई 100 वर्षों तक भारत की बेड़ियां पड़ी रहीं। तो कई 100 वर्षों तक भारत, यहां पर एक खाली जगह है उसमें आपको बताना है कि यहां पर कौन सा शब्द आएगा। तो कई 100 वर्षों तक भारत के गले में बेड़ियां पड़ी नहीं, भारत के पैरों में बेड़ियां पड़ी नहीं, शरीर में या माथे पर। मैं कहूंगा शरीर भी नहीं होगा, माथे भी नहीं होगा, पैरों पर होगा। यानी कि कई वर्षों तक भारत के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही, ये होगा सातु पूरा शुद्ध वाक्य। तो 20 सवाल सातु आपके हो चुके हैं। कितने सवाल आपके सही रहे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग सातु जीके के और करंट अफेयर के 20 सवाल देखेंगे। इसमें से लगभग कम से कम 9 से 10 स्कोर आपका आना चाहिए। इससे कम आपको नहीं सही करना, इससे ज्यादा ही आपको सातु सही करना होगा। ठीक है ना। चलिए तो पहला सवाल जी के जीएस का आपकी स्क्रीन पर है, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो बिना कहे साथों आप लोग लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है? जनगण मन होता है। इसको सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया था और 1911 में इसको गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? मैं कहूंगा शक संवत पर आधारित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव की अगर बात करें साथों ये गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है मुझे बताइए। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहने के बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है बताइए। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बरगद की अगर हम बात करते हैं तो बरगद ही तो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। अगला देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु आपका अगर जवाब है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर साथियों स्थित कौन सा नगर होगा ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए साथियों देखिए आपकी जो है ना ये रोज क्लास होती है, तो रोज अगर आप आ सकते हैं साथियों तो अच्छी बात है, आ जाइएगा, है ना। लेकिन अगर नहीं आ सकते साथियों तो ये वीडियो अपलोड हो जाती है, आप साथियों इसको डेली देखा करिए, ठीक है ना। चलिए तो कानपुर की अगर बात करें तो गंगा नदी के तट पर, पटना भी, वाराणसी भी, लखनऊ की अगर बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथियों गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में साथियों जाना जाता है? तो क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा लोधी गार्डन्स आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम की अगर बात करें साथियों ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के खेल से संबंधित है। हॉकी आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद देखिए कह रहे कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये खेल भी ये कप भी साथियों मुगुरुम्बा गोल्ड कप जो है ना ये भी हॉकी के खेल से ही संबंधित है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल हैं, तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में मैं कहूंगा साथियों 5 मंजिल है। 5 मंजिल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, ये एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान साथियों कौन था, तो पता साथियों कौन था, मैं कहूंगा इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी साथियों, रजिया सुल्तान थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको साथियों याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कहने के तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, उसको तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है, तो पता साथियों किस राज्य ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उसके बाद साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, कहेंगे उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को साथियों दर्शाता है। फूल, अंकुर, फल, पौधा या बीज। देखिए सबसे पहले किसकी शुरुआत होगी, यानी कि शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले तो साथियों बीज आएगा, यानी कि बीज आप जमीन में डालोगे उसके बाद साथियों क्या उसका अंकुर फूटेगा। तो बीज हो गया, उसके बाद साथियों उसका अंकुर फूटा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा साथियों, पौधा बन जाएगा। ठीक है ना, तो बीज हो गया, अंकुर हो गया, पौधा। अब फूल होगा या फल होगा, मैं कहूंगा पहले फूल होगा फिर फल आएगा। तो पहले साथियों क्या हो जाएगा, फूल, और उसके बाद साथियों फल आएगा, यानी कि सबसे अंतिम रूप में ये आएगा। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा। देखिए सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद अंकुर 2 नंबर पर है और पौधा आपका 4 नंबर पर है और फूल की बात करें 1 नंबर पर है और फिर फल की अगर बात करें तो 3 नंबर पर है। ये क्रम आपको बताना है साथियों कहां पर है, ये क्रम तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 34 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 49 है और फिर सातों 60 है और उसके बाद क्या आ गया 73 आ गया और फिर सातों 90 आ गया। तो अगला नंबर आपसे ये पूछा जा रहा है सातों कौन सा हो सकता है। देखिए अगर यहां पर हम बात करें कि 34 से 37 हुआ है तो 3 बड़ा है, यहां पर कितना बड़ा है 5 बड़ा है और यहां पर सातों 7 बड़ा है और 49 से 60 हुआ है मैं कहूंगा 11 बड़ा है। 60 से 73 जो हुआ है सातों यहां पर 13 बड़ा है और अगर बात करते हैं सातों यहां पर 73 से 90 जो हुआ है सातों यहां पर मैं कहूंगा 17 बड़ा है। तो यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए 3, 5, 7, 11, 13 है ना 17। तो अब उसके बाद सातों क्या आ जाए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का ये क्रम है तो 19 आ जाएगा। तो 90 और 19 कितना होता है 109 होता है। 109 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि उस पासे का चयन करिए जिन्हें दिए गए पत्रक यानी कि शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये आपके पास एक खुला पासा है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसको बंद करोगे तो क्या ये वाला पासा बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा या एक से ज्यादा पासे बनेंगे, ये आपसे कुल मिला के यहां पर सातों पूछा जा रहा है। इसको मैंने बड़ा कर दिया, आपको क्लियरली तौर पर सब कुछ दिखे। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक बात ध्यान रखिए, अगर हम सबसे पहला डिसीजन ये ले कि ये पासा बन सकता है इस पासे से या नहीं, तो कैसे आप चेक करोगे। देखिए एस यहां पर है, एस यहां पर है, इसका विपरीत क्या है, इसका विपरीत जो है ना वो सातु क्यू है। तो इसका विपरीत यहां पर क्यू नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो वो पासा नहीं बनेगा, उसको कट कर देंगे। टी यहां पर है, टी का विपरीत सातु क्या है, टी का विपरीत यू है। ठीक है, टी का विपरीत यू भी हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। पी की अगर बात करें, पी का विपरीत सातु आर है तो आर भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला ए वाला पासा बन जाएगा। ठीक है, अब बी वाली की अगर बात करें तो देखिए क्यू है, क्यू का विपरीत सातु क्या है, क्यू का विपरीत यहां पर एस है, नहीं दिख रहा है। टी की बात करें, टी का विपरीत यू है, नहीं दिख रहा है। आर की बात करें, आर का विपरीत पी है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा, बी भी लिख दिया। सी की बात करें तो क्यू लिखा हुआ है, क्यू का विपरीत सातु एस है,
ठीक है, एस नहीं दिख रहा है। आर की अगर बात करें, आर का विपरीत पी है, नहीं दिख रहा है। यू की बात करें, यू का विपरीत टी है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी सातु बन जाएगा। इसकी अगर बात करें आर की, तो आर का विपरीत सातु पी है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यू की बात करें, यू का विपरीत टी है, नहीं दिख रहा है। एस की बात करें, एस का विपरीत सातु क्या है, क्यू है, नहीं दिख, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कौन सा सही होगा, यहां पर सातु डी भी आप लोग लिख लेंगे, यानी कि ये चारों पासे बन सकते हैं, ये आपको सातु ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे सातु क्या कहा जा रहा है, देखिए इस सवाल को और आप लोग बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। चलिए, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, कह रहे कि सभी नेता पुरुष हैं। तो जितने भी नेता हैं, मान लेते हैं सातु ये नेता हो गए, और सभी नेता सातु कौन हो जाएंगे, सभी नेता पुरुष हो जाएंगे। और कुछ विद्यार्थी नेता हैं, कुछ विद्यार्थी नेता हैं या कुछ नेता विद्यार्थी हैं, बात एक ही है। तो सातु देखिए, कुछ नेता हमने यहां पर क्या बना लिए, विद्यार्थी बना लिए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, बिल्कुल कुछ विद्यार्थी पुरुष है, इतने विद्यार्थी पुरुष हो जाएंगे, सही हो जाएगा। सभी नेता विद्यार्थी हैं, सभी नेता विद्यार्थी नहीं है साथियों, कुछ नेता विद्यार्थी, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण करेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आर खाली जगह एक्स, एल खाली जगह जी, ये सही नहीं लिखा हुआ साथियों, मैं थोड़ा सा आपको सही तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आर है, उसके बाद खाली जगह है, और फिर एक्स है ना, और फिर साथियों एल है, और फिर एक बार खाली जगह है, फिर क्यू है, फिर दो बार खाली जगह, और फिर साथियों एक्स है। उसके बाद फिर खाली जगह है, फिर पी है, और फिर क्यू है, फिर खाली जगह है, फिर ई है, और फिर खाली जगह है, फिर एल है, और फिर साथियों पी है, और फिर एक खाली जगह है। तो आपको इसको पूरा करना है। सबसे पहले इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 सातों यहां पर है। तो मैं कहूंगा 6 का पेयर बनना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए अंत में क्यू आ रहा है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी क्यू आ जाएगा। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, यहां पर देखिए तीसरे नंबर पर एक्स है, यहां पर भी तीसरे नंबर पर एक्स है, तो यहां पर भी तीसरे नंबर पर एक्स ही आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए अंत में क्या है, ई एक्स एल पी क्यू, तो ई एक्स ये ई आ जाएगा, ई एक्स एल पी क्यू, और यहां पर क्या आ जाएगा, ई एक्स एल पी क्यू। यहां पर आर है तो यहां पर आर लिख लीजिए, और यहां पर भी आर लिख दिए, सारे आपने लिख दिए। अब बचा क्या, आपने देखिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने ई लिखा है, आपने पी लिखा है, आपने आर ई लिखा है, आपने एल लिखा है, आपने आर एक्स लिखा है, आपने क्यू लिखा हुआ है। तो ये कौन से ऑप्शन में साथों लिखा हुआ है, देखकर जरा बताइए। ई पी आर ई एल आर एक्स क्यू, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहने के 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके सातों बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं सातों, 6 लोग हैं। 6 लोग की हमने यहाँ पर बैठने की जगह बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। डी जो है ना ये ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ ए। तो सबसे पहले इसको ही सातों तैयार कर लीजिए, है ना। ई को आप कहीं पर भी बैठाल सकते हैं सातों, ई को कहीं पर भी बैठाल दीजिए। मान लीजिए ई हमने यहाँ पर बैठाल दी, ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है ना। उसके बाद सातों कहा जा रहा है कि ई और सी के बीच में, या इसको अगर देखें सातों ए और एफ के बीच में डी है, तो ए ये हो गया, एफ यहाँ पर हो जाएगा। ए और एफ के बीच में सातों डी है, तो बिल्कुल ए और एफ के बीच में डी है, ये आपका ई है। यहाँ पर कहा जा रहा था कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एफ के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन है, तो एफ के ठीक दाईं ओर यानी कि यहां पर। तो मैं कह सकता हूं साथियों अभी हमें यहां पर हमें और नंबर बढ़ाना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे कि ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे। अच्छा एक काम देखिए, अगर हम ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठा लेंगे तो सातों ई तो सबसे बाईं तरफ आएगा ना। तो एक काम करिए, इस 2 को यहां से हटाइए, 2 जगह यहां पर सातों आप बना दीजिए, क्योंकि ई ये हो गया और सी ये हो गया। बीच में देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4, और यहां पर भी यही कहा गया है कि ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहे कि ए और एफ के बीच में डी है, तो देखिए ए और एफ के बीच में डी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि ई के दाईं ओर ठीक बगल में ए बैठा हुआ है, तो ई के ठीक दाईं ओर बीच में बगल में ए बैठा हुआ है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठे, यानी कि यहां पर कौन बैठेगा।
अरे भाई 6 लोग थे, 5 लोग आपने बैठा दिए, बचा कौन? बी बचा, तो बी सिर्फ यहां पर आएगा। तो एफ के दाईं और बगल में कौन बैठा हुआ? मैं कहूंगा बी बैठा हुआ। बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एफ आर वाई को 147 लिखा जाता है, सी आर ओ पी को 208 लिखा जाता है, तो साथ उसी प्रकार म्यूजिक को क्या लिखा जा सकता है? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ एफ आर वाई और इसको लिख दिया है 147, तो अगर एफ आता है 6 पर, आर आता है 18 पर, वाई आता है 25 पर, अगर इसको हम जोड़ भी लेंगे तो 147 नहीं आ सकता, और अगर गुणा करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जरा एक बार जोड़ कर देखिए साथियों कितना आता है यहां पर। तो कितना हो जाएगा? 24 और 25 यानी कि 49 हो जाएगा। 49 हो गया। अच्छा, अगर 49 की गुणा हम 3 से करा दें तो हमें साथियों ये 147 मिल जाएगा। 49 की गुणा अगर 3 से करा दें, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब दूसरे का देखते हैं साथियों, जैसे यहां पर लिखा हुआ सी आर ओ पी, इसको क्या लिखा गया है? 208 लिखा हुआ। जरा इसका भी प्लेस वैल्यू लिखिए, 3, 18, 15 और साथियों 16। इसको भी जरा एक बार आप क्या करिए साथियों, जोड़िए, देखिए कितना आता है। 3, 18 कितना हो जाएगा? या 18 और ये 33 हो जाएगा। 33 हो गया, 33 आपका ये 36 हो जाएगा। 36 और 16 कितना होता है? देखिए जरा, तो ये 9 हो गया 4, यानी कि ये कितना आया साथियों? ये आपका कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? देखिए जरा, 15 और 18 आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 और 36 हो गया साथियों, सॉरी 36 लिखिए यहाँ पर। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये आपका साथियों 52 आ जाएगा। तो कुल मिला के 52 आया है। क्या 52 की अगर हम किससे गुणा करें तो 208 आ जाए, है ना? अगर हम देखिए 52 की 4 से गुणा करें तो 208 आता है। 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहां पर 3 से आपने गुणा की, यहां पर 4 से आपने गुणा की, क्या यहां पर 5 से करेंगे? देख लीजिए एक बार साथियों, MUSIC अगर बात करते हैं साथियों, इसकी 13 पर आता है, U 21 पर आता है, S 19 पर आता है, I 9 पर आता है, C 3 पर आता है। तो अगर इनको जोड़ें तो ये कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना? 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 और 21 19 जोड़ लीजिए, 25, 21 और 19 साथियों जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5, 6, 65 हो जाएगा। तो 65 यहां पर आ गया है। अब देखिए 65 की किससे गुणा कराए? 3 से, 4 से, तो जाहिर सी बात है 5 से ही गुणा कराना पड़ेगी। तो 5 से इसकी गुणा कराइए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छंग 30 और 2 32 हो जाएगा। यानी कि क्या ऑप्शन में 325 कहीं पर लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, और मुझे मिल चुका है साथियों 325 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 58 वर्ष है, ठीक है। कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था साथियों वो 4:1 था, ठीक है, ये था लिखा हुआ है 4:1 था। पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं, हमें एक चीज यहां पर क्लियरली तौर पर बता दी गई है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है साथियों? 58 वर्ष है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं साथियों, और उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है, यानी कि 4x प्लस साथियों x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये साथियों आपका 58 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का ये अनुपात था, तो ये ऐसे नहीं कर सकते 4 वर्ष पहले, तो फिर तो हम पता साथियों इसको कैसे करेंगे? इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि 4x हो गया, तो 4 वर्ष पूर्व यहां पर कहा गया है, सॉरी, है ना, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात साथियों इतना था, है ना। तो अगर हम साथियों इसमें क्या, हमें तो अभी वर्तमान की चाहिए है ना, हमें वर्तमान की चाहिए, तो इसमें हम घटाएंगे नहीं बल्कि 4 जोड़ेंगे, तो ये पिता की आयु होगी वर्तमान समय की। उसी प्रकार अगर साथियों यहां पर बात करें, ये पुत्र की आयु है x, है ना, तो इसमें भी साथियों हम 4 जोड़ेंगे, तो क्योंकि हमें वर्तमान की चाहिए, और वर्तमान की आयु का जो योग है वो 58 वर्ष है। तो अब साथियों इसको कैलकुलेट करिए और यहां से आप पिता की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 4x है, तो x का मान निकालकर 4x का मान आपको बताना होगा। तो 4x और x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 4 और 4 8 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 58 में से 8 जाएगा, 5 8 इधर आएगा ना माइनस का, उधर से हटकर, तो ये 50 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर मेरे हिसाब से 10 यहां पर आएगा। यानी कि अब साथियों पिता की आयु 4x है, x बराबर 10 है, तो 4 गुणा 10 हो जाएगा, यानी कि 40 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो 40 वर्ष, जिनका भी आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे कहा जा रहा है, नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि 14 है, 29 है और साथियों 57 है और उसके बाद 115 है, उसके बाद साथियों 229 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, एक बार मुझे आप लोग बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें 14 दूना होता है साथियों 28, तो अगर 2 से गुणा कराकर 1 जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार 29 दूना कितना होता है साथियों 58 होता है, तो 2 से गुणा कराकर 1 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, यहाँ पर 2 से गुणा करके 1 घटाना होगा। अब यहां पर अगर बात करें 57 दूना कितना होता है, जरा देखिए 14 हो गया और ये 11 आ गया, यानी कि 114 आ गया। तो 2 से गुणा कराइए, लेकिन अब 1 जोड़ना है, यानी कि 2 से गुणा कराकर 1 जोड़ा, 1 घटाया, 1 जोड़ा, तो अब मेरे हिसाब से 2 से गुणा होगी और 1 घटेगा और उसके बाद फिर से 2 से गुणा होगी और 1 जुड़ेगा। तो ये करा लीजिए, 2 से गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, 2 नीम 18 आपका हो गया, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 इसमें जोड़ना है, यानी कि 459 आपका जवाब आना चाहिए। अगर 459 ऑप्शन में तो बिल्कुल सही है, और ऑप्शन में भी है 459, ऑप्शन नंबर बी वाले में है 459। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जैसे 7 से 342 बनाया गया है, उसी प्रकार 9 से सातों यहां पर क्या बनाया जा सकता है, एक बार मुझे बताइए। देखिए मुझे इतना पता है कि अगर मैं 7 का क्यूब कर दूं तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, लेकिन यहां पर तो 342 है, तो सिंपल सी बात है 1 घटा दीजिए। उसी प्रकार 9 के क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो सातों 729 होता है, तो यहां पर क्या करना है, 1 घटा देना है, यानी कि 728 आ जाएगा। तो 728 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है साथू, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या है। आपसे कह रहे हैं कि 2 संख्याएं हैं 7:11, यानी कि 7x और 11x के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम समवर्त यानी कि एलसीएम 385 है, उनमें से छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें x का मान निकालना होगा, फिर हम छोटी संख्या निकाल देंगे। 7x की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं साथों, देखिए ये 7x और 11x का लासा कैसे निकालेंगे, 7x और 11x ये 2 संख्या है ना, इनका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, यानी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और x ये सब आपस में गुणा कर देना है, कितना आएगा, 77x आ जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि इनका लासा कितना, एलसीएम कितना है, 77x है, ठीक है ना। तो 77x एलसीएम है, लेकिन यहां पर एलसीएम तो दे रखा है 385 है, तो मैं कहूंगा यहां से हमें बहुत आराम से x की वैल्यू पता चल जाएगी। और शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि x की वैल्यू हमें निकालना है, और उसके बाद छोटी संख्या बड़ी संख्या हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 11 से कट सकता है ये, 11 3 33, 11 5 55, 11 7 70, 7 5 35, यानी कि x बराबर आपका 5 आ चुका है। और हमें क्या निकालना थी, उनमें से छोटी संख्या निकालना थी, छोटी संख्या 7 है, यानी कि 7x का मान आपको निकालना है। तो 7 गुणा x की वैल्यू 5 है, तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, यानी कि छोटी संख्या होगी 735। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे साथियों, 11x, यानी कि 11 गुणा 5, बड़ी संख्या आपकी 55 हो जाएगी, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों चाल की, देखिए अगर वो चाल 7 की जगह पर अगर 6 चाल से चलता है तो उसको 10 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से कितना समय लगेगा, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए 10 मिनट की देरी होती है। अगर हम मान लेते हैं साथियों चाल का जो अनुपात यहां पर दे रखा है, वो चाल का अनुपात साथियों कितना दे रखा है, 6:7 दे रखा है। यानी कि 6 की जगह अगर 7 पर चलता है, या 7 की जगह पर 6 पर चलता है। अब देखिए सामान्य चाल की, यानी कि 7 जो होगी वो सामान्य चाल हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ये जो 7 लिखा हुआ है ये क्या है साथियों, ये सामान्य चाल है ना, ये सामान्य चाल है। क्योंकि तभी तो साथियों 7 की जगह अगर वो 6 चाल से चलने लगेगा, तभी तो उसको साथियों 10 मिनट की देरी होगी। आप सभी को पता है दूसरी चीज कि चाल का अपोजिट होता है साथियों समय। यानी कि अगर चाल का अनुपात 6:7 है तो समय का अनुपात क्या होगा, 7:6 होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि जब वो क्या साथियों, जब वो 7 चाल से चल रहा था तो उसको 6 मिनट लग रहे थे, मान लीजिए 6 लग रहा था। जब वो 6 चाल से चलने लगा तो उसको साथियों 7 समय लगने लगा। अच्छा यहां पर कहा जा रहा है, और देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 7 से जो हुआ है ना वो 6 हुआ है।
तो 10 मिनट की देरी उसको लगती है, 10 मिनट की देरी लगती है, ये समय का अनुपात ये है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो सातों 10 मिनट हो जाएगा। मैं कह सकता हूं ये 7x मान लेते हैं, ये 6x मान लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना है, 1x है, तो मैं कहूंगा x बराबर सातों 10 मिनट आपका हो जाएगा। समझ गए? तो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से कितना समय लगेगा। सामान्य चाल क्या है, ये है साथियों। तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर अगर बात करें, अगर वो इस चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, उसको 6x का समय लगेगा। तो x बराबर 10 है, 6x यानी कि 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 60 मिनट का साथियों उसको समय लगेगा। और 60 मिनट कहां पर लिखा हुआ है, 60 मिनट तो नहीं, 1 घंटा लिखा हुआ है, तो 1 घंटा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर बस एक चीज ध्यान रखना है कि चाल का जो अनुपात होगा समय का, उसका अपोजिट अनुपात होगा। ठीक है ना? एक आध बार और इस सवाल को देखेंगे तो मेरा मानना है आपके ये सवाल और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत शानदार सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन अर्जित करते। यहां पर दो लोग हैं, एक रूमी है और एक एरिका है। ठीक है भाई साहब, तो जितने जितने की बात चल रही है उतना उतना कर लेते हैं। रूमी है और कौन है, और एरिका है। रूमी है, एरिका है, और उसके अलावा यहां पर अगर बात करें, यानी कि रूमी जो है ना, ये अरिका द्वारा अर्जित वेतन से 40% अधिक वेतन पाती हैं। यानी कि अगर अरिका को 100 रुपए वेतन मिलता है तो रूमी को कितना, 40% अधिक मिलेगा, यानी कि 140 मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक वेतन अर्जित करता है। यानी कि एक तीसरा व्यक्ति आ चुका है साथों, चार्ल्स। तो मान लीजिए यहां पर लिखिए साथों चार्ल्स। कहा जा रहा है कि अरिका द्वारा जितना वेतन है उसका 60% अधिक वेतन पाता है, यानी कि चार्ल्स पाएगा 160 अधिक पाता है। तो हमें अभी तक इतना पता चल गया है कि रूमी कितना वेतन पाते हैं, 140, एरिका कितना वेतन पाती है, 100, चार्ल्स कितना वेतन पाता है, 160। उसके बाद कहा जा रहा है कि चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन, यानी कि चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितना अधिक है। तो मैं कहूंगा साथों कितना, रूमी द्वारा अर्जित वेतन चार्ल्स द्वारा कितना डिफरेंस है इसमें साथों, 20 का डिफरेंस, यानी कि 20 अधिक है चार्ल्स का वेतन। तो इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए साथों 100 से गुणा करते हैं, और 20 बड़ा है, किससे 20 बड़ा है, 160 से थोड़ी ना बड़ा, 140 से बड़ा है, तो 140 आपका नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 से कम 20, 20 सत्ते 140 हो जाएगा। 7 से 100 को कट करोगे, 7 कम 7, 7 कम 7 3 जाएगा, ये 30 हो गया। 7 सत्ते ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 दूना 14, यानी कि लगभग 14.2 आएगा। लेकिन 14.2 आप देख रहे हो तो कुछ कई सारे ऑप्शन में है, तो मैं कह सकता हूं साथों देखिए कितना आ गया, 7 दूना 14, अब 6 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 8 56 हो जाएगा। यानी कि 14.28 कहां पर लिखा हुआ है, 14.28 तो नहीं, 14.29 लिखा हुआ है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आया साथियों? चलिए, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के शंकु को पिघलाया गया है। प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले शंकु बता देता हूं साथियों। देखिए क्या बात की गई है यहां पर, यह शंकु आपका हो गया है ना, ये शंकु आपका बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो उसके बाद दूसरी बात कही गई है कि इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये देखिए ये एक सर्किल हो गया, इसकी ये जो शंकु है ना, ये इसकी जो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की ये 16 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं साथियों तो 36 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि ये एक शंकु है, इस पूरे शंकु को पिघलाया जाता है और इस पूरे शंकु को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। तो कहने के कितने गोले बनेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, उस गोला जो बनाया जाएगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ये बात यहां पर बता दिया गया है। देखिए अगर कभी भी आपके सामने दो चीजें ऐसी आए कि भाई शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, तो कहने का मतलब यह होगा कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। ठीक है ना, शंकु का आयतन गोले का आयतन साथियों बराबर होगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों शंकु का आयतन है ना, शंकु का, क्योंकि पिघलाकर वो जो चीज बनेगी वो सेम बनेगी, सेम आयतन में बनेगी। शंकु का आयतन और साथियों गोले का आयतन यहां पर क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों के सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर गोले का जो आयतन होता है ये साथियों 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए पाई से तो पाई आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना,
3 से 3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर। अच्छा, शंकु का आर यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी है साथियों, 16 है, यानी कि इधर आ जाएगा 16 गुणा 16, और ऊंचाई कितनी है साथियों, 36 है, तो 36 आ जाएगा, इधर 4 बचेगा। और त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है साथियों, यहां पर अगर बात करें तो गोले की त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहां पर 3 बार 4 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सातों कैलकुलेट करिए। अच्छा, यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि इस प्रकार गोले की संख्या कितनी होगी। मैं कहूंगा अगर आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है, तो जब आप इन दोनों को भाग दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि गोले कितने। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा सातों इसका 10 आयतन है और 2-2 सेंटीमीटर के इसमें कितने गोले निकलेंगे, तो आप 2 से उसको भाग ही तो करोगे, तभी तो 5 जो आएगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 10 सेंटीमीटर में 2-2 सेंटीमीटर के 5 गोले निकलेंगे। तो इसको भी इससे साथियों आप भाग दे दीजिए साथियों। चलिए, और बराबर लगा तो वो तो वैसे ही कट जाएगा। देखिए, अगर 4 से इसको कट करते हैं तो 4 चौक 16 आता है, इस 4 से आपका ये 4 साफ साफ कट जाएगा। उस प्रकार ये भी 4 कम 4, 4 चौक 16, और इस 4 से साथियों ये 4 पूरा पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ यहां पर 36 बचा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों इस प्रकार गोले की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। 36 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहने कि एक बैग में 441 रुपए की धनराशि है, उसमें 50 पैसे के, 25 पैसे के और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। जैसे जिनका अनुपात 4:3:2, यानी कहने का मतलब यह है कि कुल पैसे तो उस थैले में 441 हैं। 50 पैसे के जो सिक्के हैं अगर 4 हैं तो 25 पैसे के सिक्के 3 होंगे, 20 पैसे के सिक्के 2 होंगे। तो कह रहे हैं कि मुझे बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो भाई साहब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है, यानी कि आपसे 3x का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप x का मान निकालेंगे, उसके बाद उसकी गुणा 3 से कर देंगे, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। अच्छा, कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए कि भैया 50 पैसे या 25 पैसे, 20 पैसे के संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले ये कैसे लिख लेना है, 4x, 3x और साथियों 2x है। अब यहां पर आपको लिखना है साथियों 4x है। आप देखो 4 के अनुपात में कितने पैसे हैं, 50 पैसे। 50 पैसे 1/2 ही तो होते हैं साथियों, तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, ये लिखा हुआ है 3x, तो ये 3x आपका आ जाएगा बटे 25 पैसे। 1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो साथियों 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करते ये आपका आ जाएगा साथियों 2x और 20 पैसे। 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 5, तो 1/5 आ जाएगा। अच्छा, आप इन जब सबको टोटल करते हो तो 441 आता है, तो 441 आपका यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व करिए और यहां से x का मान निकालिए और फिर 3 की गुणा x में करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 चौक आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 दूना आपका कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा सातों, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 2x बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अगले स्टेप की बात करते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सातों, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका सातों 22x हो जाएगा, है ना, 22x हो जाएगा, और ये आपका 2x बटे 5 हो जाएगा। क्या अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो क्या ये हो सकता है, नीचे सातों 4 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा और प्लस 2x बटे 5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 की 1 से गुणा कराओगे तो 55x यहाँ पर आ जाएगा, और 4 की 2 से कराओगे तो 8x यहाँ पर आ जाएगा, बटे में 4 पंजे आपका 20 आ जाएगा। अच्छा, बराबर जो चल रहा है वो 441 चल रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 8x और 55x कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा। 63x बराबर कितना बैठेगा, 441 गुणा 20 बैठेगा, ये 20 की गुणा इससे हो जाएगी। अब अगले स्टेप में आप इसको कट कर लीजिए साथियों। क्या ये कट होगा, जरा देखिए 3 से क्या कट होगा साथियों, देखिए जरा, मेरे हिसाब से तो कट हो। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 चला जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा साथियों। अब फिर से साथियों x बराबर क्या आ गया, 147 गुणा आपका 20 आ गया, बटे आपका 21 आ गया। अब इसको साथियों 7 से 7 तियां 21, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 से 3 सत्ते 21, तो 20 सत्ते 140 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के x बराबर 140 आया है। तो पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3x की वैल्यू आपको बतानी, यानी कि 3 गुणा 140 आपका मान कितना साथियों हो जाएगा। तो
14 तिया 42 होते हैं, यानी कि 420 हो जाएगा। मैं कहूँगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 420 हो जाएगा। 420 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों 60 क्वेश्चन तक हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, और मैथ के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं साथियों जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। वो कह रहा है कि भाई पतलून खरीदोगे तो 25% की छूट मिलेगी। कह रहे हैं कि उमेश दुकान में गया पतलून खरीदने, वह छूट के रूप में 500 रुपए साथियों बचा लेता है। यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 रुपए है तो ऐसे करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे? देखिए सवाल को थोड़ा सा अगर आसान बनाए, आपसे कहा गया है कि पतलून का मूल्य कितना है? 250 रुपए, यानी कि एक पतलून कितने की है? 250 रुपए की। यहां पर कह रहे हैं कि पतलून पर 25% की छूट दी गई। तो देखिए इस पर 25% की छूट दी गई तो कितने रुपए की छूट दी गई, ये जरा देखकर मुझे बताइए, है ना। तो 250 का 25% निकालिए तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 आपका हो जाएगा। और 4 से अगर इसको कट करोगे तो 4 पंज 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। 1 जाएगा 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अभी भी इसमें से 2 बचा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 62.5 रुपए की छूट मिली। यानी कि अगर 250 रुपए की है और 25 रुपए की छूट दी जाती है तो वो साथियों 62.5 रुपए बचा लेता है। अच्छा, यहां पर वो कितने रुपए बचाता है? 62.5 रुपए बचाता है एक पतलून पर। लेकिन कह रहे हैं कि भैया उसने इतनी पतलूनें खरीदी हैं कि उसने 500 रुपए साथियों बचा लिए हैं। तो कह रहे हैं कि उसे ऐसा करने के लिए कितनी पतलूनें खरीदना होंगी। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 500 रुपए बचाए, 500 रुपए को वो बचाता है, एक पतलून पर 62.5 रुपए बचाता है। अगर 500 रुपए उसको बचाना है तो उसको कितनी पतलूनें खरीदनी होगी? मैं कहूंगा 62.5 को इससे भाग दे दो, है ना। आपको पता चल जाएगा, पॉइंट से 0 यहां पर बढ़ जाएगा साथ, तो इसको 5 से कट करेंगे, 5 से कम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और ये आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको कट करोगे तो 5 से कट करोगे 25 आ जाएगा, 5 दूना 10, 200 हो गया। 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है, यानी कि उसको 8 पतलून खरीदी होंगी। क्योंकि अब अगर बात करते 8 की गुणा 62.5 से करोगे तो देखिएगा इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका ए है। यानी कि 62.5 की गुणा अगर 500 से करोगे, सॉरी 500 से नहीं, 62.5 रुपए की गुणा अगर 8 से करोगे तो 500 ही आएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके सामने। कह रहे कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इस कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष चाहिए होंगे? 20 पुरुष 48 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 48 दिनों में जो काम कर सकते हैं वही 40 दिन में अगर हमें काम करना हो तो कितने पुरुष चाहिए होंगे? मैं कहूंगा साथियों इतने पुरुष चाहिए होंगे, इतने मैन चाहिए होंगे, है ना। कितने मैन चाहिए होंगे? तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, कहां मैन लिखते हैं। तो 20 से कम 20, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से कट करेगा 24 आ जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों 24 निकला है। यानी कि 24 आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अर्थात 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इस कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए 24 पुरुषों की आवश्यकता होगी। सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद 455 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए 30% की अगर छूट दी गई तो जाहिर सी बात है 70% में बेची गई, और 70% में बेची गई तो वो वस्तु 455 रुपए की साथियों जाकर बिकी। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 455 बटा अगर 70 करोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से इसकी गुणा कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 7 से इसको कट करोगे, 7 छंग आपका 42 हो गया, 7 पंजे आपका 35 हो गया, 3 चला जाएगा इधर तो 00 आ जाएगा। 00 नहीं 10 आएगा साथियों। तो 650 आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना आएगा साथियों? 650 रुपए आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है तो आपको क्या, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सातु सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है ना। अंडर रूट में सातु क्या लिखेंगे, s और s माइनस ए लिखेंगे, उसके बाद s माइनस बी लिखेंगे और फिर s माइनस सी लिखेंगे, ये अंडर रूट में लिखेंगे। अच्छा ये a b c पता क्या है, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया सातु c, लेकिन ये s क्या है सातु, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप, है ना। इसको क्या कहते हैं सातु, अर्ध परिमाप कहते हैं। अच्छा इसको कैसे निकालोगे, ये हम s मान लेते हैं, इसका इसके लिए भी एक सूत्र होता है, ये कैसे निकालोगे, एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 आ जाएगा। तो ये तो आपको पता है भाई साहब, क्या है ना, 8 प्लस 8 प्लस 12 और बटे 2 आ जाएगा। 8 8 16, 16 और 12 कितना होता है, 18 और 28 हो जाएगा, यानी कि 28 बटा 2 आ जाएगा। तो ये तो 14 आ जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप यानी कि एस कितना निकला है, 14 निकला है। तो अब आप सातों एस की जगह क्या लिख दीजिएगा, 14 लिख दीजिएगा, जैसे कि अंडर रूट में 14 आ जाएगा। एक काम करिए डायरेक्ट करते हैं, एस माइनस ए यानी कि 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 कितना सातु रहेगा, 14 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 6 आपका आ जाएगा। फिर से 14 माइनस 8, ये भी 8 है ना, तो फिर से सातु यहाँ पर 6 आ जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करते हैं एस माइनस सी यानी कि 14 माइनस 12, तो सातु 2 आ जाएगा। समझ गए इतनी बात। देखिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए ये 6 और 6 तो 2 है, तो एक तो यहां से निकल आएगा, तो 6 हमने यहां से निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा सातु, अंदर आपका 2 बचा। ये 14 की अगर बात करें, एक काम सातु करिए, 2 दूना 4 और अंदर क्या बचा सातु, आपका 14 बचा, ठीक है ना। एक काम करिए, इसको 14 ना लिखकर इसको 2 गुणा 7 लिख दीजिए, क्योंकि फिर ये 2 हो गया, 2 2 बार है, तो फिर ये सातु निकल आएगा 6 गुणा 2 अंडर रूट में 7, यानी कि 6 दूना 12 अंडर रूट में 7 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 12 रूट 7 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, और 12 रूट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं लिख देता हूं सही तरीके से। सबसे पहले अगर बात करें सातु 27 है, भाग 3 है और गुणा 4 है और प्लस 4 है और फिर सातु भाग है और फिर 2 है और फिर ऑफ है और फिर 2। इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है आपका जवाब क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें 3 के अगर 27 से भागने, 3 नीम 27 हो जाएगा, 9 आ गया, 4 आ गया, प्लस आपका 4 आ गया, भाग आ गया। अब ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, 2 गुणा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल यहां पर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहां पर अगर सातों हम लोग बात करते हैं, 9 गुणा 4 आ गया, प्लस आपका, अरे भाई 4 एक का 4 से 4 कट होगा तो एक तो आएगा कहीं ना कहीं, तो वो एक यहां पर आ जाएगा। 9 चौक 36 और एक सातों कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और 37 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी सातों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।